प्रेम ऊपर वाले का दिया हुआ अनमोल उपहार है और जिस व्यक्ति को यह नसीब होता है उसे जीते जी स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रेम कहानियां हैं जो एक तरफा आगे बढ़ती है। कुछ को उनकी मंजिल मिल जाती है और कुछ बदनसीबी के गलियारों में भटक जाते हैं। इसी से प्रेरित होकर भूत की प्रेम कहानी हॉरर लव स्टोरी लिखी गई है। एक बहुत ही बड़ा कॉलेज था जहां कई शहरों और गांवों के बच्चे पढ़ते थे और उन्हीं बच्चों में एक आशा नाम की लड़की भी थी जो विज्ञान की छात्रा थी। आशा बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। वह लड़कों से बात करने में कतराया करती थी। एक बार आशा की क्लास का एक ट्रिप प्लान किया जाता है जिसके लिए कुछ लड़कियों को ही चुना जाना था। एक बहुत ही पुरानी गुफा है जिसके निर्माण में नायाब कारीगरी की गई थी और उसके विज्ञान को समझने के लिए कॉलेज की विज्ञान संस्करण से जुड़ी हुई छात्राओं को ट्रिप के लिए शामिल किया जाता है, जिसमें कुल 16 लड़कियों को जगह दी जाती है और आशा भी उन्हीं में से एक थी। ट्रिप में चयन होने से आशा को प्रोत्साहन मिलता है। वह विज्ञान से जुड़े शोध करने के लिए पहले से इच्छुक थी और वह ट्रिप के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह 5 बजे उस रहस्यमयी गुफा के लिए इन्हें निकलना था। ट्रिप में घूमने जा रही सभी लड़कियों ने अपने लिए जरूरी चीजें व्यवस्थित कर ली थीं। अगली सुबह होते ही सभी लड़कियां समय से कॉलेज पहुंच जाती हैं और जाने वाली बस में जाकर बैठ जाती है। कॉलेज के बाहर लड़कियों का यह पहला ट्रिप है और इसलिए सभी छात्राओं के अंदर घूमने जाने की एक अलग ही ऊर्जा है। लेकिन आशा एक अनदेखे खतरे से अनजान थी। वह नहीं जानती थी कि यह ट्रिप उसकी जिंदगी बदलने वाला था। गुफा के लिए सफर शुरू हो जाता है। गुफा का रास्ता पहाड़ के किनारे से होकर जाता था जिसके लिए लगभग 40 किलोमीटर की यात्रा की जानी थी। सफर को रोमांचक करने के लिए सभी लड़कियां बस के अंदर अंताक्षरी खेलते हुए जा रही थीं। सभी के चेहरे खिले हुए थे। बस के अंदर एक महिला शिक्षक भी यही थी जिन्हें इस ट्रिप का मेंटोर बनाया गया था और उन्हें गुफा के अंदर मार्गदर्शन देने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1 घंटे के सफर के बाद बस गुफा के सामने पहुंच जाती है। यह गुफा पहले से ही लोगों में डर के लिए बदनाम थी, इसलिए यहां ज्यादा लोग नहीं आया करते थे। इसलिए यहां दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा था। बस का ड्राइवर सभी को उतारकर बस गुफा के बाहर खड़ी कर देता है और वह उसी बस में आराम करने लगता है। महिला शिक्षक सभी लड़कियों को लेकर गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। जैसे जैसे लड़कियां अंदर जा रही थीं, सभी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। गुफा के अंदर कई पक्षियों ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और इनके जाने से पक्षी मंडराने लगते हैं। गुफा एक विशाल पहाड़ के बीचों बीच बनाई गई थी जो अपने आप में ही एक रहस्यमयी कारीगरी का नमूना थी। गुफा के अंदर एक छोटा सा दरवाजा था। आशा घूमते हुए उसी दरवाजे के अंदर अकेले ही घुस जाती है। आशा के अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सभी लड़कियां अपने प्रोजेक्ट में लगी होती हैं और कुछ घंटे गुजरने के बाद दोपहर होते ही महिला शिक्षक सभी को लंच करने के लिए बुलाती है। लेकिन आशा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए महिला शिक्षक लड़कियों से कहती है, जाओ देखो वह कहाँ है। तो कुछ लड़कियां आशा को ढूंढते हुए उसका नाम लेकर आवाज लगाने लगती हैं। सभी जगह ढूंढने पर जब उन्हें आशा दिखाई नहीं देती तो वह घबरा जाती हैं। लड़कियां भागते हुए महिला शिक्षक के पास जाकर बताती है कि आशा का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, हम लोगों ने सभी जगह देख लिया। यह बात सुनते ही महिला शिक्षक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि ट्रिप में सभी लड़कियों की जवाबदारी महिला शिक्षक की ही थी और यदि आशा को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार महिला शिक्षक होंगी। वह हड़बड़ाहट में खाना छोड़कर आशा को ढूंढने में लग जाती हैं। आशा को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है, लेकिन वह किसी को दिखाई नहीं देती। महिला शिक्षक आशा के गुमने की खबर कॉलेज मैनेजमेंट को भेज देती है। कॉलेज की लड़की लापता होने से कॉलेज मैनेजमेंट हिल जाता है और आनन फानन में पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस की गाड़ी गुफा पहुंच जाती है और पुलिस टीम महिला शिक्षक के साथ गुफा के अंदर पहुंचकर आशा को खोजने लगती है। तभी पुलिस ऑफिसर की नजर एक गुप्त दरवाजे पर पड़ती है।
वह महिला शिक्षक से पूछते हैं, क्या आपने इस दरवाजे के अंदर जाकर देखा है? वह चौंक कर कहती है, नहीं, हमें तो यह दरवाजा दिखाई नहीं दिया। पुलिस ऑफिसर अपने टीम से दरवाजे को खोलने के लिए कहते हैं और जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर आशा बेहोश पड़ी होती है। महिला शिक्षक आशा के चेहरे में पानी डालती है और उसे उठाने का प्रयास करती है। कुछ मिनटों में आशा धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने शिक्षक से कहती है, मैडम, हम कहाँ हैं? महिला शिक्षक आशा को सारी बात बताती है और उसे अपने साथ ले जाकर बस में बैठा लेती है। आशा के गुम हो जाने से लड़कियों का कॉलेज ट्रिप फीका पड़ चुका था। क्लास की सभी लड़कियां सोच रही थी कि आखिर आशा उस कमरे में बेहोश क्यों हुई। आशा से कई बार पूछने पर भी उसे कुछ याद नहीं था और अगले ही दिन गुफा से जुड़ी जानकारियों के आधार पर कॉलेज में वैकल्पिक परीक्षा होनी थी और यह परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। लेकिन आशा तो गुफा के अंदर बेहोश हो चुकी थी। उसने गुफा के बारे में कोई भी जानकारी इकट्ठी नहीं की थी। परीक्षा की खबर से आशा चिंतित हो जाती है। वह अपने किसी भी परीक्षा में असफल नहीं होना चाहती थी। आशा रात को अपनी पढ़ाई कर रही थी। अचानक उसकी नोटबुक में गुफा से जुड़ी हुई जानकारियां अपने आप लिखने लगती हैं। बिना किसी के पेन चलाए ही कागज पर सब कुछ लिखता जा रहा था। आशा यह देखकर घबरा जाती है और जब सारी जानकारी पूरी हो जाती है तो आखिरी में एक दिल के निशान के अंदर आशा के लिए प्यार के इजहार भरा संदेश दिखाई देने लगता है। आशा ये सब देखकर अपने कमरे के बाहर भागती है और अपनी सहेलियों को बुलाकर वह कागज दिखाती है। लेकिन उस कागज में आशा के अलावा किसी और को कुछ दिखाई नहीं देता। उसकी सहेलियां उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। आशा को भूतिया एहसास होने लगा था। आशा के कमरे में भूत की दस्तक हो चुकी थी। भूत की लिखी गई जानकारी को आशा पढ़ लेती है और सुबह अपने परीक्षा में चली जाती है। लेकिन जैसे ही आशा को प्रश्नपत्र मिलता है उसे विश्वास नहीं होता कि वह सारे सवाल वही होते हैं जो रात को उसकी कॉपी में अपने आप को लिख गए थे। आशा परीक्षा में आए हुए सभी सवालों के जवाब बड़ी आसानी से हल कर देती है और परीक्षा समाप्त होते ही अपने कमरे में आ जाती है। आशा का दिमाग रात के उस संदेश पर ही टिका होता है जो किसी प्रेमी का प्रेम पत्र लग रहा था। आशा अपने कमरे में अकेले बैठी कुछ सोच रही होती है। उसी समय कमरे की दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों में आई लव यू आशा लिख जाता है। आशा तुरंत बगल वाले कमरे से छात्राओं को बुलाती हैं और उन्हें दीवार में लिखा संदेश देखने को कहती है। लेकिन इस बार भी वह संदेश केवल आशा को ही दिखाई दे रहा था। आशा अपने कमरे में परेशान बैठी रहती है। पीछे से कोई उसके बालों में हाथ फेरता है। आशा तुरंत अपने कमरे में खड़ी हो जाती है। उसे कमरे में किसी के मौजूदगी का एहसास होने लगा था। लेकिन आशा इस बात से अनजान थी कि भूत की प्रेम कहानी शुरू हो चुकी थी। भूत आशा को अलग अलग तरीके से प्रपोज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आशा भूत के प्यार भरे पैगाम को समझ नहीं पा रही थी। आशा के साथ छोटी मोटी घटनाएं बढ़ने लगीं, लेकिन किसी भी घटना से आशा को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था। इसलिए वह इस बात से निश्चिंत थी कि उसे कोई हानि पहुंच सकती है। आशा के माता पिता उसकी शादी करने के लिए लड़का देख रहे थे और उसी के चलते एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता आशा के लिए आता है। आशा भी रिश्ते से खुश होती है। आशा के माता पिता उसे एक दिन के लिए गांव आने को कहते हैं। आशा शहर के हॉस्टल में रहती थी और उसका गांव 15 किलोमीटर दूर था। सुबह होते ही आशा अपने गांव पहुंच जाती है। दोपहर के वक्त वर पक्ष के लोग आने वाले थे जिनके स्वागत के लिए व्यंजनों की साज सजावट की जाती है और कुछ ही पलों के इंतजार के बाद लड़के वालों की गाड़ी आशा के घर के दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो जाती है। लड़का बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। आशा उसे देखते ही मोहित हो जाती है और मन में ही उसे अपना पति स्वीकार कर लेती है। आशा शादी के लिए अपना मन बना चुकी थी। अब इंतजार था तो सिर्फ लड़के की हाँ का। आशा बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी, इसलिए वह लड़के को पहली नजर में ही पसंद आ जाती है और लड़का आशा से शादी के लिए हाँ कह देता है। लड़के वालों की तरफ से हाँ होते ही आशा के घर में खुशियां की लहर दौड़ पड़ती है। 2 माह बाद
दोनों की शादी का मुहूर्त निकाला जाता है। शगुन के तौर पर लड़के वाले आशा की ओली में कुछ पैसे और उपहार डालते हैं। आशा इस रिश्ते से बहुत खुश होती है, लेकिन आशा की खुशियां कुछ ही क्षणों की मेहमान थीं। एक फोन कॉल से आशा की दुनिया उजड़ जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि जिस लड़के से रिश्ता तय हुआ था, कुछ ही दूर जाने के बाद उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और उस लड़के की मौत हो चुकी है। शादी होने के पहले ही आशा का दूल्हा उससे छिन गया था, क्योंकि एक ऐसी अदृश्य शैतानी ताकत है जो नहीं चाहती कि आशा किसी और के रिश्ते में बंधे। आशा के ऊपर भूत की दहशत के बादल मंडराने लगते हैं। आशा को हल्की सी सनसनाहट के साथ कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जिसमें उसे दोबारा उसी गुफा में आने को कहा जाता है जहां से आशा के पीछे वह भूत पड़ा था। आशा पूरी तरह सम्मोहित होकर उसी गुफा की तरफ अकेले जाने का फैसला करती है। आशा अपने घर से कॉलेज के नाम पर निकल जाती है, लेकिन वह सीधे गुफा की तरफ जा रही बस में बैठ जाती है और 1 घंटे के सफर के बाद वह गुफा के सामने पहुंच जाती है। खां गुफा के अंदर प्रवेश करते ही आशा को सामने एक भूतिया प्रतिबिंब नजर आता है जो आशा की तरफ गुलाब का फूल लेकर बढ़ रहा था। आशा अपनी जगह में मोम के पुतले की तरह खड़ी हो जाती है। आशा अपनी मानसिक चेतना खो चुकी थी और उसी समय वह भूत आशा के सामने आकर अदृश्य हो जाता है और आशा जोर जोर से हंसने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जैसे ही वह आंख खोलती है वह एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। आशा एक भूत की बाहों में बाहें डालकर खूबसूरत मौसम का लुत्फ उठा रही थी। आशा को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे स्वर्ग मिल गया हो। आशा इस माहौल को कभी खत्म नहीं होने देना चाहती थी और देखते ही देखते आशा को इसी माहौल में रहने की आदत हो जाती है और वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी ही दुनिया में भूत की प्रेम कहानी का सार बन जाती है। आशा को इस माहौल में रहते हुए कई साल गुजर चुके होते हैं। दरअसल उस दिन के बाद से आशा अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी। कई जगह उसका इलाज करवाने के बाद जब उसकी दिमागी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उसके परिवार वालों ने उसे पागलखाने में भर्ती कर दिया था, लेकिन वह आज भी अपने प्रेमी भूत के साथ प्यार के समुंदर में गोते लगा रही है। आशा के इसी भूतिया रहस्य के साथ यह कहानी समाप्त हो जाती है। शुरू करते हैं अगली कहानी, जिसका नाम है अमावस्या की रात। अमावस्या की काली रात अच्छाई और बुराई दोनों के लिए एक अवसर होती है, जिसमें कई लोग साधनाएं करके अपनी इच्छा अनुरूप शक्तियां प्राप्त करते हैं। ऐसे ही एक भयानक अमावस्या की रात एक औरत घने जंगल के बीच घोर साधना में लगी हुई थी। जंगल के चारों तरफ भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, लेकिन बिना किसी से घबराए यह औरत अकेले मंत्रों के जाप के साथ आग जलाकर अपनी साधना कर रही थी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, औरत उग्र होती जाती है। वह अपनी जगह से ऊपर उठने लगती है। उसके सामने की आग उसके साथ ही ऊपर उठती जा रही थी और देखते देखते आग की लपटें आसमान को छूने लगती हैं और वह औरत जमीन पर नीचे गिर जाती है और कुछ ही पलों में उठकर खड़ी हो जाती है। अमावस्या की काली रात के प्रभाव की वजह से उसने रूहानी शक्तियां प्राप्त कर ली थीं और अब वह तैयार थी अपना प्रतिशोध लेने के लिए। दरअसल ममता 6 माह पहले शादी करके गांव से शहर आई थी। वह अपने पति के साथ एक किराए के मकान में रहती थी। ममता घरेलू महिला थी। वह ज्यादातर समय घर के कामों में लगी रहती थी। ममता के पति बैंक में एक क्लर्क थे। उनका नाम सुरेश था और सुरेश के बॉस उसे उसके काम की वजह से बहुत पसंद करते थे। सुरेश एक अच्छा कर्मचारी था। वह पूरी जिम्मेदारी से अपने साथ साथ अपने सहकर्मियों का भी काम करवा दिया करता था। उसका स्वभाव बहुत ही संकोची था, इसलिए वह किसी को भी मना करने में हिचकता था। एक दिन उसके बॉस उसे अपने चेंबर में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी नई नई शादी हुई है और तुम कहीं बाहर नहीं गए हो, जाओ अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताओ। सुरेश को अपने बॉस की बात से खुशी होती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, जी बॉस, अगले महीने अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर जाने का सोच रहा हूं। बॉस अपने पर्स से कुछ पैसे निकालकर सुरेश को दे देते हैं और कहते हैं, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, जाओ मजे करो। सुरेश पैसे लेकर घर आ जाता है।
घर में ममता उसके लिए खाने की तैयारी कर रही होती हैं। सुरेश ममता को बताता है कि बॉस ने बाहर घूमने की इजाजत दे दी है। हम अगले हफ्ते ही चलते हैं। दोनों बाहर जाने के लिए काफी उत्साहित होते हैं। सुरेश के मोबाइल में अचानक बॉस का फोन आता है और वह कहते हैं, मैंने तुम्हारे घूमने के लिए एक कार बुक की है जो तुम्हें अच्छे से सारी जगह घूम आएगी। सुरेश अपने बॉस को धन्यवाद देता है और कहता है, बॉस, आप क्यों परेशान हो रहे हैं, हम खुद ट्रेन से चले जाते हैं। लेकिन बॉस की जिद करने पर सुरेश उनका ऑफर मान लेता है। ममता सुरेश से कहती है कि हमें कुछ सामान लेना होगा, चलो आज बाजार चलते हैं। अगले 2 दिनों में इन्हें निकलना है, इसलिए सुरेश बाजार जाने को तैयार हो जाता है। सुरेश और ममता बाजार जाकर अपने पसंद के कपड़े और कुछ खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हैं। वह अपने सफर के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉस की भेजी हुई कार दरवाजे पर आकर समय से खड़ी हो जाती है। सुरेश कार की डिग्गी में सारा सामान जमाता है और दोनों कार में बैठकर निकल पड़ते हैं अपने रोमांचक लम्हों की ओर। खूबसूरत वादियों का मजा लेते हुए सुरेश और ममता गाने गुनगुना रहे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। अचानक ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाता है और गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गाड़ी पहाड़ी से नीचे जंगली रास्ते की तरफ मुड़ जाती है और तेजी से जाकर एक पेड़ से लटक जाती है। ममता और सुरेश जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी सड़क के ऊपर एक कार आकर रुकती है, लेकिन इनकी कार रोड से थोड़ा नीचे एक पेड़ के सहारे लटकी होती है। आकार की आवाज सुनने से दोनों को लगता है कि अब शायद ये बच जाएंगे। तभी ऊपर से एक व्यक्ति बड़ी सी लकड़ी लेकर इनकी कार को झोर झोर से धक्का देने लगता है। ममता और सुरेश को कुछ समझ नहीं आता कि यह इन्हें बचाना चाहते हैं या मारना। अचानक सुरेश की नजर अपने बॉस पर पड़ती है, जो कि रोड के किनारे खड़े होकर सिगरेट पी रहा होता है। सुरेश जोर से आवाज लगाता है, बॉस, हमें बचाइए। लेकिन सुरेश के बॉस एक बहुत बड़ा पत्थर लाकर कार के ऊपर पटक देते हैं और पेड़ की लकड़ी टूट जाती है, जिससे कार खाई में जा गिरती है। खाई गहरी होने के साथ साथ जानवरों से भी भरी है। दरअसल यह बहुत बड़ा जंगल है जो जमीन की बहुत गहराई में फैला हुआ है। यहां गिरने के बाद आज तक कोई नहीं बचा, इसलिए सुरेश के बॉस ने यही जगह चुनी थी सुरेश की मौत के लिए। सुरेश के बॉस उसे क्यों मारना चाहते थे, यह बात दोनों के लिए राज रह जाती है और गाड़ी खाई में समा जाती है। अगली सुबह अखबार में हादसे की खबर छपी होती है, लेकिन साथ ही करोड़ों रुपया की हेराफेरी का आरोप भी सुरेश के ऊपर लगा होता है। दरअसल सुरेश के बॉस ने ऐसे कई खातों से सुरेश के जरिए पैसे निकलवाए थे, जिन खातों में लंबे समय से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और बैंक की ऑडिट के दौरान पाया गया कि सुरेश के सिग्नेचर की मदद से यह काम हुआ है। लेकिन अब सुरेश दुनिया में ही नहीं है। वह नहीं कह सकता कि यह काम उसके बॉस ने उससे करवाया है। सुरेश और ममता की दुनिया उजड़ चुकी थी, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हादसे में सुरेश की मौत हो जाती है, लेकिन किस्मत से ममता की जान बच जाती है। खाई में गाड़ी गिरने के बाद ममता बेहोश हो चुकी थी। तभी एक जंगली व्यक्ति की नजर इनकी कार पर पड़ती है और वह दोनों को कार से बाहर निकालता है। सुरेश मर चुका होता है, लेकिन ममता की सांस चल रही होती है, इसलिए वह उसके पति को छोड़कर ममता को अपने साथ अपने कबीले ले आता है। यह कबीला बहुत ही खूंखार वनवासियों का था, जो कि काली शक्तियों के स्वामी थे। वह ममता को अपनी औषधियों से कुछ ही दिनों में ठीक कर देते हैं। ममता उनकी भाषा समझने में असमर्थ होती है, लेकिन वे अपने इशारों से बातों को समझा पा रही थीं। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसके पति के बॉस ने ही उनकी जान ली है। अब वह बदला लेना चाहती थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह तय करती है कि इन्हीं के बीच में रहकर वह काली शक्तियां प्राप्त करेगी और अपने दुश्मन का सर्वनाश करेगी। और कहानी वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। ममता घने जंगलों में काली शक्तियां प्राप्त कर चुकी थी और अब वह इतनी ताकतवर थी कि पलक झपकते ही वह किसी भी स्थान में पहुंच सकती थी। उसके साथ भूतों का पूरा समूह चलता था। उसके एक इशारे पर किसी भी व्यक्ति को खाक में मिलाया जा सकता था। ममता एक मॉडर्न लड़की बनकर बॉस के दफ्तर पहुंच जाती है।
दरअसल ममता को सुरेश के बॉस ने कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन अब वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि काली शक्तियों की महारानी थी। उसे काली शक्तियों की वजह से पता चल चुका था कि आखिर बॉस ने उसके पति को क्यों मारा। वह अपने पति को निर्दोष साबित करना चाहती थी और असली गुनहगार को सजा देना। ममता ने काली शक्तियों के प्रभाव से एक आकर्षित रूप धारण किया था, जिसे देखते ही सुरेश के बॉस मोहित हो जाते हैं। ममता बॉस से झूठ कहती है कि मेरे पिता के खाते में करोड़ों रुपया है, लेकिन वह खाता किसी और का होता है जो इस दुनिया से जा चुका था, और उसके बेटे भी उस खाते के बारे में नहीं जानते। लेकिन ममता को अपनी काली शक्तियों से उस खाते की जानकारी मिल जाती है, इसीलिए वह उदाहरण की तरह उसी बैंक खाते का इस्तेमाल करती है। बॉस खाते का बैलेंस देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब लंबा हाथ मारने का मौका मिला है। तभी बॉस कहते हैं, जी मैडम, ये तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए 50% मुझे चाहिए। ममता तुरंत हां कर देती है। तभी वह अपने एक क्लर्क को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ मैडम के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी करो। क्लर्क बैंक में नया था, उसे बॉस की काली करतूत नहीं पता कि बॉस कैसे निर्दोष कर्मचारियों को गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करके उन्हें जुर्म में फंसाता है। अक्टा क्लर्क बाहर चला जाता है। इसी दौरान सारी बातें ममता रिकॉर्ड कर लेती है, ताकि उसे मारने से पहले अपने पति को निर्दोष साबित करने के सबूत हासिल कर लें। बॉस का आदेश पाते ही क्लर्क मुद्रा आहरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है और बॉस के चेंबर में खूनी खेल शुरू हो जाता है। खिड़की के कोने कोने से कांच के टुकड़े टूटकर बॉस के शरीर में घुस जाते हैं और वह दर्द से चीख रहा होता है। ममता भूतों की मदद से बॉस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा देती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। बैंक में उपस्थित लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। बॉस के चैम्बर को खून से लाल देख सभी डर से कांपने लगते हैं। ममता ने अपना बदला ले लिया था। ममता चैम्बर से बाहर आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। ममता इतनी शक्तिशाली ताकतों की मालिक थी, अगर वह चाहे तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। लेकिन वह अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए आत्मसमर्पण कर देती है और सुरेश का केस दोबारा शुरू किया जाता है और कुछ ही महीनों में सुरेश निर्दोष साबित हो जाता है और पाया जाता है कि सुरेश के बॉस ने ही सारे अपराध किए थे और लंबे समय से वह ऐसी ही गतिविधियां करता चला आ रहा था। उसको कानूनी मापदंडों के अनुसार अपराधी माना जाता है, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं था, इसीलिए उसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकती थी। लेकिन उसकी हत्या के जुर्म में ममता को सजा काटनी पड़ती है और ममता के बदले के साथ यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। तीसरी और आखिरी कहानी है, जिसका नाम है हवेली का भूत। रूहानी ताकतें हमारे आसपास हमेशा मंडराती रहती हैं। उनकी एक अलग ही दुनिया होती है, जो वास्तविकता में तो दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ घटनाओं से महसूस जरूर होने लगती है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी है, हवेली का भूत है। दरअसल एक पुरानी हवेली है, जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वह वीरान पड़ी है, क्योंकि उन राजाओं के वारिस देश से बाहर जा चुके हैं। हवेली की हालत जर्जर हो चुकी है, अब उसे मरम्मत की जरूरत है। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया जाता है। कुछ दिनों में पूर्व राजाओं के वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नाती की लड़की थी। उसका नाम उर्मिला था। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वह विधवा हो चुकी है, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा है जो 8 वर्ष का है, और वह भी अपनी मां के साथ हवेली आया है। हवेली बहुत विशाल थी, इसलिए उसकी साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाया गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को नहीं पता कि हवेली के कोने कोने में कितने खूनी रहस्य छुपे हुए हैं। उर्मिला के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था। इस हवेली के वारिस का एक रात उर्मिला अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही होती है। अचानक उसके खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। ये घटना अपने आप में असामान्य थी,
पक्षी टकराते ही उर्मिला की नींद खुल जाती है और जब वह लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। अंजारा इतना भयावह था कि वह अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन उर्मिला हिम्मत करके उस पक्षी को खिड़की से बाहर फेंक देती है। लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आती और वह सुबह तक जागती रहती है। दरअसल वह जानना चाहती है कि यह किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वह अपने यहां काम कर रहे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और तुरंत मर गया। क्या तुम लोगों में से किसी ने यह हरकत की है? क्योंकि पक्षी खुद ब खुद तो खिड़की से नहीं टकरा सकता। मजदूर कहते हैं, नहीं, हमने तो खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ नहीं देखा। हम तो अभी वहां से चले आ रहे हैं और जब सभी जाकर देखते हैं तो वहां वह पक्षी नहीं होता। उर्मिला घबराने लगती है कि यह क्या, यहां तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें दिखनी चाहिए, लेकिन यहां पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ। उर्मिला सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, संभाल के साफ सफाई करना। मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। उर्मिला अपने बच्चे के साथ कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। उर्मिला को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वह भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश पड़ी होती है। उर्मिला कमरे से नीचे आती है और इसके गिरने का कारण पूछती है। लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कह रहा होता है कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि यह गलती से गिर गया है। सभी के दावे अलग थे, लेकिन उर्मिला को कुछ अनकही बातें सुनाई दे रही थीं। उर्मिला के कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। उर्मिला यह वाक्य सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि कमरे में उसका बच्चा अकेला टीवी देख रहा होता है। जैसे ही उर्मिला कमरे में पहुंचती है तो उसका बेटा खिड़की से कूदने वाला ही होता है कि उर्मिला उसका पैर पकड़ लेती है और वह खिड़की से लटक जाता है। उर्मिला पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा होता है। उर्मिला किसी तरह अपने बच्चे को काबू में करती है। उर्मिला कमरे के बाहर आ जाती है और वह मजदूरों से पूछती है, बताओ क्या है इस हवेली में, क्योंकि ये बच्चा तो ऐसा नहीं कर सकता और अभी यह सब जो हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर उर्मिला से कहता है, बेटी, ज्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी होती है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वह किताब मौजूद थी। उर्मिला सरपंच के घर पहुंचती है और किताब ले लेती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में एक नौकर नौकरानी भी थे, जिनके बीच में बहुत प्यार था और वह कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उसके शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने अपनी ही तलवार अपने गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे, जिस वजह से यह हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई। कई सालों के बाद वहां कोई आया है, जिससे वहां रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। उर्मिला हवेली का रहस्य जानकर यहां से जाना चाहती है, क्योंकि उसे अपने बच्चे की चिंता है। इसलिए वह रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलटकर उल्टी हो जाती है, लेकिन दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। उर्मिला अपने बच्चे को बाहर निकाल लेती है और सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते दिखाई देती है और कार रोकने के लिए उर्मिला सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा देता है। उर्मिला पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि यह एक पुलिस ऑफिसर होता है।
इट्स उर्मिला हड़बड़ाहट में उसे अपनी बात कहती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बैठने को कहते हैं और रोड में जाने लगते हैं। रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है। पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे बैठा देता है और अस्पताल के लिए चलने लगते हैं। अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगते हैं और अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देते हैं। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े की सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती है। महिला और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे कि यह कोई भूत है। भूत को देखते ही उर्मिला अपने बच्चों को लेकर बाहर निकल जाती है और इसी बीच पुलिस ऑफिसर भूत की पकड़ से अपने आप को छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस ऑफिसर के बाहर निकलते ही तीनों बाहर रोड से भागने लगते हैं और कुछ देर भागते हुए उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट्स दिख रही होती है। बाप पुलिस ऑफिसर उर्मिला से कहते हैं कि मैडम यह एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। उर्मिला अपने बच्चों को लेकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही उर्मिला की जान में जान आ जाती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से उसके बच्चे की जान बच गई थी। लेकिन हवेली में भूतिया ताकतों का आधिपत्य अभी तक बना है और इसी के साथ खूंखार भूतिया कहानी खत्म हो जाती है।